नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है। बीजेपी अध्यक्ष महंत भट्ट ने बताया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में लगभग 7,000 से भी ज्यादा जो है वो नुक्कड़ कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके साथ ही संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें वकीलों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स के साथ में पंडा समाज और साथ ही कथावाचकों के साथ में संवाद किए जाएंगे और ये कार्यक्रम हल्द्वानी में, देहरादून में भी आयोजित किए जाएंगे। और बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 7,000 प्रत्येक विधान 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7,000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 कार्यकर्ता इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। तो जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। तो वहीं असम से पकड़ा गया है ISIA के एजेंट हासिम फारूकी का राजधानी देहरादून से कनेक्शन निकला है। आपको बताते चले कि वो यहां से रहने वाले एक यूनानी हाकिम का बेटा बताया जा रहा और पुलिस के मुताबिक वो बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया। केंद्रीय एजेंसी कई बार उसके बारे में पता करने देहरादून भी आ चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि उसका पिता भी कई दिनों से गायब है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि दोनों ISI के बेहद खूंखार सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक फारूकी और उसका दोस्त दोनों देश के अंदर ISI का जाल फैलाने और लोगों को भर्ती करने की साजिश में संलग्न थे और इसके साथ ही टेरर फंडिंग और देश में कई जगहों पर IED ब्लास्ट की साजिश भी रच रहे थे। और इस मामले पर SSP अजय सिंह ने भी बताया कि हासिम के पिता एक यूनानी दवाखाना चलाते हैं और इतना ही नहीं, STF भी काफी लंबे समय से हासिम के पिता के संपर्क में थी और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। आपको बताते चलें कि देहरादून से ISI का एजेंट जो है वो पकड़ा गया है। दरअसल हासिम फारूकी का देहरादून कनेक्शन भी निकला है और ये IED ब्लास्ट की यहां पर साजिश भी रच रहे थे। फिलहाल अभी उनसे पूछताछ भी की जाएगी और इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा भी तभी हो पाएगा। दरअसल हासिम फारूकी का देहरादून से कनेक्शन है और वो काफी टाइम से अपने घर नहीं गया हुआ था। IED ब्लास्ट की यहां पर साजिश भी रच रहे थे। असम के धबुरी जिले में जो है ISI का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और होली पर्व और रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और CO मंगलौर ने कोतवाली में होली के त्योहार और रमजान को लेकर ग्रामीणों की बैठक की। इस दौरान CO ने भी त्योहार और पवित्र रमजान को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपको बताते चले कि शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पूरा मामला मंगलौर से है, जहां पर त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा और लोगों से अपील की जा रही कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। और साथ ही CO ने ग्रामीणों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया और वहां पर पहुंचकर लोगों को तमाम तरह की जानकारी दी गई और साथ ही त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा ताकि कोई भी गतिविधि अगर नजर आए तो पुलिस उस पर समय रहते ही काबू पा पाए। शांति बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही CO ने यहां पर एक मीटिंग की, बैठकें भी की गई हैं और यहां पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आपको बताते चलें कि बिना नंबर प्लेट की स्कूटी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही आपको बताते चलें कि शराब सप्लाई का युवक जो है वो सप्लाई करता था, जिसको लेकर शक हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल की, पुलिस टीम ने शराब भी बरामद की है और बिना नंबर की स्कूटी को भी जब्त कर लिया है
और साथ ही युवक से पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल शराब सप्लाई का में भर्ती गाद और सिल्ट से अब तक स्थानीय निवासी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग चिंतित दिखाई देने लगे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। भीमताल झील का देखा जा रहा है, सन 1988 के बाद इस झील के लिए कोई पैसा, घात खाद मिट्टी सफाई के लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है शासन से। तो आज 3 दशक से भीमताल झील को घात मिट्टी निकासी का इंतजार है। दिनों दिन झील की जल स्टोरेज क्षमता कम हो रही है, क्योंकि नीचे घात खाद मंदिरताल छोर में पूरी भर गई है। इसके लिए हमने पिछले 7 सालों में कई प्रयास किए। कई बार हमने जिलाधिकारी थ्रू राज्य और केंद्र सरकार को ज्ञापन भिजवाए कि इसके लिए पैसा स्वीकृत हो, लेकिन नहीं हो पाया है कि ये जो डैम मध्य विकास कार्यों किए जा रहे हैं, इन्हीं के मध्य में झील की घात खाद मिट्टी निकासी के लिए भी योजना रखी जाए, ताकि इस वर्ष भीमताल झील की घात खाद मिट्टी निकासी निकल जाए और झील की जल स्टोरेज क्षमता इससे बढ़े और यहाँ के जल स्रोतों को जो है उनके लिए जीर्णोद्धार हो, उन पर काम हो। इसके लिए हमने मांग रखी है। खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा काफी दिन पहले ही कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम तय नहीं किए हैं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कई दिनों के बाद में 20 मार्च को सीईसी की बैठक हुई और उम्मीद है कि अन्य 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि चाहते हैं कि कांग्रेस जल्द ही उस व्यक्ति को सामने लाए जिसकी जमानत जब्त होने की स्थिति बन रही है। अब क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम भी चाहते हैं कि जल्दी उनका निर्णय हो जाए, उस व्यक्ति को सामने लाएं जिसकी जमानत जब्त होने वाली स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के भी जो बड़े नेता इसको समझते हैं कि आज के चुनाव लड़ने का क्या परिणाम आने वाला है। तो मैं नहीं लड़ूंगा, इस द्वंद्व में शायद कोई बलि का बकरा बनने आ जाए। देखिए, मंथन कोई जारी नहीं है। अभी तक हमारी सीईसी की बैठक कल हुई है, कई दिनों के बाद। उसमें कई अन्य राज्यों के नाम तय हुए हैं। हमारा कल था, लेकिन संभवतः आ जाएगा, कल नहीं आ पाया किसी कारणवश। आज सीईसी की बैठक में जो हमारे 2 बचे हुए लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उनके नाम फाइनल होने की हमको उम्मीद है और जैसे ही नाम फाइनल होंगे तो उसकी विधिवत घोषणा भी कर दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने मीडिया सेंटर के ब्रीफिंग करते हुए कहा कि 5 लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। नामांकन के दौरान उनकी ओर से प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च की गई पूरी निगरानी की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे लक्ष्य को हमने इस प्रकार से तय किया है कि 25% मतदाता नहीं है। इसको हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। 75% का लक्ष्य हमने अपने पूर्व आंकड़ों को देखते हुए रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2019 में हम 61% तक पहुंच पाए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 75% का एक रियलिस्टिक लक्ष्य अपने लिए रखा है। और डेफिनेटली प्रयास तो यही है, जैसा कि हमने कहा कि हम 100% मैन टू मैन मार्किंग करते हुए, मतलब ऑब्वियसली मैन हियर इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, मैन एंड विमेन ऑल, सो इन सबको इंक्लूड करते हुए हम प्रयास यही करें कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और प्रत्येक मतदाता को प्रेरित करें कि वो मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रुद्रपुर जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने कहा कि आदेश जो आदर्श आचार संहिता है वो 16 मार्च 2024 से प्रभावित हो गई है और साथ ही 20 मार्च बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन हेतु जिलाधिकारी परिसर का ARTO कार्यालय रोड पर स्थित गेट नंबर 3 से प्रवेश किया जाएगा। नामांकन कक्ष के 100 मीटर के दायरे में केवल अनुमन्य व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नामांकन में नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित कुल 5 व्यक्ति
अनुमति होगी और जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन हेतु 10 प्रस्तावक अनुमत होंगे। अभी हमने जैसे ब्रीफिंग में आप लोगों को विस्तार से बताया कि कल 9 बजे निर्वाचन प्रक्रिया हेतु नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तभी से निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। निर्वाचन प्रक्रिया में जो नामांकन का समय है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है। 27 तारीख तक नामांकन का समय है और नामांकन के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कलेक्ट्रेट गेट नंबर 3 है, ARTO कार्यालय वाला। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से 2012 में पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ा ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनोल्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था और आज अपने समर्थक के साथ में उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की। और इस बीच महावीर सिंह रांगड़ ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे और किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन आज उनकी घर वापसी हो गई है। हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ भूल की, चुनाव लड़ गए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताने में। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली और इसी क्रम में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने थराली विधानसभा के ग्वालदम, देवाल और साथ ही थराली क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प की ओर अग्रसर है। अपने टेलीफोन ऑपरेटर हैं उनसे बात करके यहाँ एक्स्ट्रा टावर लग सके उसके लिए पूरी प्रयास करके उसको ठीक कराएंगे। अब आप जिम्मेवारी मेरी है, ये गारंटी मेरी है, आप चिंता मत कीजिएगा। मोदी जी पूरी तरीके से चमोली जिले के साथ हैं और उनके माध्यम से हम सब लोग चमोली जिले को और खुशहाल बनाएंगे। यहाँ रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यहाँ लोगों का पलायन रुक सके उसके लिए करेंगे। आप 19 तारीख को जरूर जितने हमारे साथ के लोग हैं सबको लेकर आइए, मतदान कराइए और 400 पार का जो हमारा संकल्प है उसको। अल्मोड़ा में होली को लेकर धूम है। हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में होली के मौके पर महिलाएं हों या फिर पुरुष, सब होली के रंग में रंग जाते हैं। शिवरात्रि के पर्व से यहां पर होली अपने शबाब में आ जाती है। महिलाएं यहां पर कुमाऊनी परिधान में होली गायन करती हैं और जिसमें महिलाएं ढोलकी, मंजीरा सहित अनेक वाद्य यंत्रों के साथ में होली गायन करती हैं। महिलाओं का भी कहना है कि उनके द्वारा समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए भी संदेश दिया जाता है और होली में महिलाओं द्वारा गाने के साथ में नृत्य भी किया जाता है। महिलाएं होली के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। आज से हमारी जो है होली शुरू हो गई है। हम महिलाएं जो है घर घर बैठ के होली करते हैं। वैसे तो ये होली जो है हमारी बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे जैसे जेंट्स लोग गाते हैं। आज जो हमारी होली है या हमारी होली 5-6 घंटे तक चलेगी मतलब, और हम महिलाएं एक दूसरे घर जाके गुलाल लगाना, आलू जो भी मतलब गुजिया जो होते हैं वो खिलाते हैं और मस्ती करते हैं। आज से जो होली का हुल्लड़ है महिलाओं का वो शुरू
हो, तो महिलाएं एक बहुत अच्छी तरह से इस होली को मना रहे हैं। और ये एक रंगों का त्योहार है। यहाँ पर क्या होता है, होली में अभी सभी बहनें मिलके एक दूसरे के साथ मिलके होलियाँ खेलते हैं, बहुत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। होली का ही एक ऐसा त्योहार है जो हर किसी के बुरा अच्छा जो भी गिले शिकवे होते हैं उसको भूल के हर किसी के साथ होली खेलते हैं। तो अल्मोड़ा की जो होली है वो बहुत प्रसिद्ध है और महिलाएं धूमधाम से इस होली को मनाती हैं। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर आपको बताते चले कि नैनीताल जनपद की सीमा क्षेत्र लालकुआं सुभाषनगर चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी की ओर से आने वाली रोडवेज बसों और 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। चुनाव के साथ ही आगामी त्योहारों पर नकली मावा और पनीर की तस्करी रोकने को सघन जांच पड़ताल की जा रही है। वाहनों की जांच में आने और जाने वाले वाहनों की डिटेल भी रजिस्टर में अंकित की जा रही है। इस दौरान टीम द्वारा लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्री और बड़ी मात्रा में नकदी आदि प्रतिबंधित वस्तुओं की गहनता से जांच पड़ताल की गई है। खबर लालकुआं से है, जहां पर नैनीताल जिले में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। दरअसल लोकसभा से उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि यह एक अनिवार्य चिड़िया है और एक घरेलू चिड़िया है, जो कि हमारे कीट पतंगे फलों पर फल और जो हमारे अनाज है उनको यह संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसको हम गौरे के घर के डिजाइन को हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक सही और एक मानक के रूप में जो उसका घर होता है वह हम अपने घरों में लगा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।